नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के अंदर जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पेप्टिक अल्सर। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पेप्टिक अल्सर क्या है। तो अगर पेप्टिक अल्सर देखा जाए तो एक पाचन संबंधी बीमारी है जो कि पाचन अंगों में होने वाली बीमारी है। यानी कि ये जो हमारे पाचन अंग हैं हमारे शरीर के, जो कि भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, उन अंगों को प्रभावित करता है। अगर देखा जाए तो पाचन अंग सबसे मुख्य जो अंग है वो होता है हमारा आमाशय। अब ये जो आमाशय है, इस आमाशय और इसकी जो भित्ति है यानी कि उसकी भित्ति की जो झिल्लियां हैं उनको ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यानी कि जब ये झिल्लियों में कोई घाव हो जाता है, कोई रोग हो जाता है, उसको कहा जाता है पेप्टिक अल्सर। यानी कि इसमें छोटे छोटे दाने होकर छिद्र हो जाते हैं और उसमें से कई बार रक्त निकलने लग जाता है, जलन होने लगती है। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये एक पाचन संबंधी रोग है। आमाशय और भित्ति के जितने भाग में अम्ल का प्रभाव से पाचन क्रिया संपन्न होती है। यानी कि ये जो हमारा आमाशय है इसके अंदर जब भोजन पहुंचता है तो यहाँ पर एक HCl नामक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उस भोजन पर क्रिया करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करता है और पचाने का कार्य करता है। यानी कि जिस हिस्से में ये HCl आएगा उस हिस्से में ये क्या कर देगा, घाव उत्पन्न कर देगा और वहाँ पर पेप्टिक अल्सर यानी कि छोटे छोटे छिद्र वगैरह देखने को मिलेंगे। घाव के कारण छिद्र हो जाते हैं। आमाशय और की श्लैष्मिक झिल्लियाँ भी गलकर नष्ट हो जाती हैं। आमाशय रस के कारण श्लैष्मिक झिल्ली का ही पाचन हो जाता है। यानी कि इसके जो चारों और ये जो झिल्ली है यानी कि श्लैष्मा झिल्ली जो कि इसको चिकनाहट बनाए रखती है, इसको नम बनाए रख रही है, उस झिल्ली में ही घाव हो जाते हैं, वो गलने लग जाती है और एक समय बाद वो नष्ट हो जाती हैं। इनसे कई बार रक्त स्राव होने लग जाता है और आंतों का जो संबंधी जो कैंसर होता है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके जो लक्षण है, लक्षण यानी कि घाव हो गया, इनकी जो स्थिति में यह हमने पढ़ा कि घाव हो गया। अब घाव हुआ है, छिद्र हुए हैं तो इसमें क्या रहेगा, दर्द रहेगा, पीड़ा रहेगी। यानी कि जब शुरुआत में पीड़ा होती है तो असहनीय दर्द होता है और धीरे धीरे ये दर्द और अधिक बढ़ता जाता है। पहले दर्द होता है कम समय के लिए होता था, थोड़ा थोड़ा होता था, लेकिन जैसे जैसे इसका समय बढ़ता जाता है, घाव बढ़ते जाते हैं, वैसे इसकी पीड़ा भी असहनीय होती है और उसको थोड़ा सहन करना मुश्किल हो जाता है। जब शुरुआत के समय में दर्द बढ़ता है तब खाने का अगर सोडा लिया जाए तो उसी समय उस दर्द से राहत ली जा सकती है। वापस इसका अगला लक्षण ये होता है कि लौह तत्व की कमी हो जाती है, उसका अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से रक्त अल्पता नामक जो रोग होता है यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन बी और विटामिन सी नामक पोषक तत्व की कमी हो जाती है और उनसे संबंधित रोग या लक्षण देखने को मिलते हैं। व्यक्ति का वजन धीरे धीरे घटता चला जाता है। कई बार दर्द के कारण उल्टी, जी मिचलाने जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसका अभाव होना यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ गई। यानी कि सिर्फ अल्सर ही नहीं, अल्सर के साथ में अन्य कई बीमारियां भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि हमारा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा शरीर क्या हो गया, अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हो जाएगा और अन्य बीमारियों के जो लक्षण हैं वो भी देखने को मिलेंगे। व्यक्ति मानसिक तनाव, चिंता वगैरह में देखने को मिलता है और जिसकी वजह से रोग की जो स्थिति होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब रोगी व्यक्ति खाना लेता है यानी कि खाना खाता है तो उसका पेट फूल जाता है, यानी कि बढ़ा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जैसे उसने खाना खाया उसके जो मिर्च मसाले वगैरह है वो क्या होते हैं, उन अल्सर पर और अधिक पीड़ा देते हैं और उसमें कई बार जैसे जलन वगैरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति का जो पेट है वो भी फूला सा दिखाई देता है। रोगी कमज़ोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, यानी कि उसमें मतलब कार्य करने की शक्ति नहीं रहती है।
अब हम देखते हैं कि इनके कारण क्या है, किन कारणों से ये रोग फैलता है। तो सबसे पहला कारण यही है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम यानी कि वंश जो एक क्रम से दूसरे क्रम में चलता रहता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली बीमारी है ये। अगर माता पिता में है तो माता पिता से उनके बच्चों में, और उन बच्चों से वापस उनकी पीढ़ी जब आगे बढ़ेगी तो किसी न किसी बच्चे में ये रोग देखने को मिलेगा। यानी कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाला रोग है। दूसरा इसका जो कारण है वो देखा जा सकता है यहाँ पर, वो है रक्त समूह। रक्त समूह ओ वर्ग वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें ये रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। तीसरा कारण है उपवास। उपवास सभी जानते हैं जब भूखा रहा जाता है। अब ज़्यादा समय से भूखे हैं, पेट में कुछ भी नहीं है, आमाशय खाली है, लेकिन लंबे समय से खाली होने पर भी क्या हो रहा है, HCl का आमाशय रस का स्राव हो रहा है, वो उसी की झिल्लियों पर क्रिया करना शुरू कर देता है। अम्लीय प्रभाव और अधिक बढ़ता जाता है और इतना बढ़ जाता है कि जो हमारे आमाशय की झिल्ली है, इसके जो किनारे हैं अंदर की तरफ, उस पर घाव हो जाते हैं और वो छिलना शुरू हो जाती हैं। यानी कि उसमें कई बार जैसे कि जलन वगैरह देखने को मिलती है और ये झिल्ली जो है वो गलकर नष्ट हो जाती है। फिर आता है अगली जो कारण है वो है तीव्र मसाले। तीव्र मसाले हो गए सुगंधित भोजन। तीव्र मसाले यानी कि जब ज़्यादा तला भुना तीखा मसाले युक्त चटपटा भोजन खाया जाता है, जैसे कि ज़्यादातर आजकल लोग बाहर का जो फास्ट फूड है जो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले युक्त होता है वो खाना पसंद करते हैं, पकोड़े चाट वगैरह। अब उसमें गरम मसालों का, तीखे मसालों का उपयोग होता है। वही मसाले अगर प्रतिदिन उपयोग में आए तो ये हमारे आमाशय में घाव कर देते हैं और बहुत अधिक ज़्यादा हानिकारक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पेय पदार्थ, पेय पदार्थ जो आते हैं, देखिए ये शब्द कई बार आया है, पेय पदार्थ। पेय यानी कि पीने योग्य, जो कि पिया जाता है। अब जैसे हम नॉर्मली तो जूस वगैरह है, जैसे छाछ वगैरह है, सब कुछ पीते ही है। अब यहाँ पर पेय पदार्थ की बात उनकी हो रही है जो कि पेप्टिक अल्सर को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि कोका हो गया, कोको है, सोडा है, चाय है, कॉफ़ी है, शराब है, ये सब चीज़ें क्या है, पेप्टिक अल्सर को बहुत अधिक बढ़ावा देती हैं। फिर आ जाता है धूम्रपान। अगला जो कारण है वो है धूम्रपान। धूम्रपान के कारण भी क्या हो जाता है, आमाशय में घाव वगैरह हो जाता है उसमें, क्योंकि अम्लीय पदार्थों का स्राव बहुत अधिक होने लगता है। फिर अगली जो स्थिति आती है वो है मानसिक तनाव। अगला कारण है मानसिक तनाव, यानी कि वे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गहन सोच रखते हैं, वे क्या करते हैं, समय पे भोजन नहीं लेते हैं, या फिर उनके साथ कोई समस्या हो गई या कुछ भी हो गया, किसी से अनबन हो गई। अब ऐसा होता है कि उसमें वो भोजन नहीं करते, अपना गुस्सा भोजन पे निकालते हैं, लंबे लंबे समय तक भूखे रहते हैं। और तनाव के कारण भी क्या होता है, HCl का स्राव भी बहुत अधिक होता है, और भूखे रहने पर भी HCl का स्राव हो रहा है तो वो HCl की मात्रा बढ़ने लगती है, और HCl सीधा जो है वो आमाशय को प्रभावित करता है और आमाशय में घाव हो जाते हैं। मांस, मछली, अंडा, वे व्यक्ति जो नॉन वेजिटेरियन है या ज़्यादा मांस, मछली, अंडा वगैरह खाते हैं उनमें भी ये ज़्यादातर बीमारी देखने को मिलती हैं। अम्लीयता में वृद्धि, यानी कि जब अगर कोई भी तीखे भोज्य पदार्थ लिए जा रहे हैं, चटपटे भोज्य पदार्थ लिए जा रहे हैं, धूम्रपान, शराब वगैरह, गुटखा वगैरह लिया जा रहा है, या लंबे समय से भूखे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली जा रही है, तो ये जो पदार्थ होते हैं, ये सब स्थितियाँ होती हैं HCl को बढ़ावा देती हैं। और HCl जो होता है वो लंबे समय से आमाशय में बने रहने से क्या कर देता है, आमाशय की झिल्लियों को, आंतों की झिल्लियों पर अम्लीय कर देता है और उन्हीं की झिल्लियों पर क्रिया करना शुरू कर देता है, जिससे वे झिल्लियाँ जो है टूटने लगती हैं, गलने लगती हैं, और उसमें घाव जो है गहरे हो जाते हैं और व्यक्ति में जो है दर्द वगैरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला है कम प्रोटीन व वसा के सेवन से,
यानी कि वे व्यक्ति जो अपने भोजन में प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ या वसा युक्त भोज्य पदार्थ कम लेते हैं, उनमें ये समस्या देखी जाती है। प्रोटीन की एक अच्छी खासियत होती है कि वो जो अम्लीयता है उसको कम कर देता है, HCl के प्रभाव को कम कर देता है। लेकिन जो प्रोटीन युक्त या फिर वसा युक्त भोज्य पदार्थ कम लेते हैं, उनमें ये ज़्यादा समस्या देखने को मिलती हैं। रक्त परिसंचरण संस्थान जो है उसमें गड़बड़ी उत्पन्न होने की वजह से भी कई बार ये समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि जो आंतों की श्लैष्मिक झिल्ली हैं उन तक रक्त का परिवहन नहीं हो पाता है। अब रक्त अगर एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंचा, आंतों तक नहीं पहुंचा, तो आंतों का पोषण नहीं होगा। अब अगर उनका पोषण नहीं हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उन्हीं आंतों से निकलने वाले उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं वो वहाँ पर विकार उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि वो धीरे धीरे उन्हीं आंतों में घाव हो जाते हैं, उन्हीं पर क्रिया करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें भी जो घाव वगैरह है, छोटे छिद्र है, अल्सर वगैरह देखने को मिलते हैं। अब ये तो हो गया कि हमने देखा पेप्टिक अल्सर के लक्षण क्या हैं, उनके कारण क्या हैं। अब आता है इन्हीं लक्षणों और इन्हीं कारणों को दूर करना चाहिए, कैसा उनको आहार दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहला आहार में आता है कैलोरी की मांग। उनकी जो क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता हमने पहले भी पढ़ा था, 3 प्रकार से होती है, उच्च क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और जो है निम्न क्रियाशील। उच्च क्रियाशील वे होते हैं जो मजदूर वर्ग में आते हैं, मध्यम जैसे कि गृहिणियाँ, और निम्न क्रियाशील जो कि ऑफिस वर्क करते हैं या एक ही स्थान पर बैठकर कार्य करना पसंद करते हैं। तो जैसे उनकी क्रियाशीलता है उसी के आधार पर उनको कैलोरी की मांग दी जाती है। फिर आ जाता है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है वो सामान्य व्यक्ति की तुलना में 50% अधिक बढ़ाकर दिया जाना चाहिए, क्यों, और प्रोटीन की जो मांग है वो दूध के माध्यम से पूरी की जा सकती है, और अधिकतर दूध के माध्यम से ही 50% प्रोटीन की जो पूर्ति की जानी चाहिए। फिर आ जाता है वसा। 50% तक वसा जो है वो दूध से मिलनी चाहिए। वसा युक्त भोज्य पदार्थ देने जरूरी है, क्योंकि वसा और प्रोटीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि अम्लीयता के प्रभाव को कम कर देते हैं, आंतों के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होते हैं। और प्रोटीन का कार्य होता है निर्माण करना, यानी कि घाव को भरने के लिए प्रोटीन बेहद ज़्यादा जरूरी है, इसलिए इसको जो प्रोटीन और वसा युक्त आहार दिया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर आता है खनिज लवण। खनिज लवण में लोह तत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि लोह तत्व की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, क्योंकि लोह तत्व का अवशोषण हमारे शरीर में नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोह तत्व युक्त भोज्य पदार्थ जो हैं वो उनको दिए जा सकते हैं, ताकि एनीमिया रोग से उनका बचाव किया जा सके। फिर आता है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी हमने पढ़ा था कि उनका अवशोषण नहीं हो पाता है, वो शरीर से निकल जाते हैं, इसलिए विटामिन बी और सी युक्त भोज्य पदार्थ उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। विटामिन सी जो होता है वो घावों को भरने में, त्वचा को अच्छा बनाए रखने में आवश्यक होता है, इसलिए विटामिन बी और सी की मात्रा जो है वो बढ़ा दी जानी चाहिए। मल्टीविटामिन की गोली दी जा सकती है। कार्बोज में चौकर सहित आटा है, मैदा है, खनिज लवण युक्त आहार है, मील के कूटे हुए चावल हैं, पॉलिश किए हुए चावल हैं, नरम और मृदु प्रकार की जो सब्जियां हैं, रेशे युक्त भोज्य पदार्थ जिनमें ना हो ऐसी सब्जियां उनको दी जानी चाहिए। कच्चे फल और सब्जियां नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि कच्चे और फल और सब्जियां जो है पेप्टिक अल्सर की स्थिति को और अधिक बढ़ा देते हैं। अब आता है कि जैसे कि पेप्टिक अल्सर हो गया है तो उनके भोजन जो है वो एक समय में नहीं खा पाते हैं, तो उनको बारी बारी दिया जाना चाहिए, नहीं कि उनको एक एक घंटे के अंतराल पर कुछ ना कुछ खाने को दिया जाना जरूरी है, क्योंकि भूखे रहने पर क्या होता है, HCl बढ़ जाता है और अम्लीयता बढ़ने से वजह से घाव और अधिक हो जाते हैं। तो भूखा नहीं रखना है, बार बार उनको कुछ ना कुछ खाने को देना है, कच्ची सब्जी या फल नहीं देने हैं, रेशे युक्त भोज्य पदार्थ कम से कम मात्रा में देने हैं, वसा और प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ देने हैं, दूध से बनी चीज़ें दी जानी चाहिए जिसमें कैल्शियम वगैरह की मांग पूरी हो सके। लोह तत्व युक्त भोज्य पदार्थ दिए जा सकते हैं, जैसे कि गुड़ वगैरह है, गन्ने का रस है, एप्पल है या अनार वगैरह है, इस तरीके से। उसके अलावा जैसे खट्टे भोज्य पदार्थ हैं वो बिल्कुल भी भोजन में इनको पेप्टिक अल्सर के रोगी को नहीं दिए जाने चाहिए। चौकर सहित आटे की रोटी बनाकर दी जा सकती है या मिक्स आटे की रोटी बनाकर दी जा सकती है। कार्बोज की पूर्ति के लिए, कैलोरी और कार्बोज की मांग को पूरा करने के लिए इनको अच्छी मात्रा में कैलोरी मिले, इसके लिए इनको अनाज को मिक्स करके भी दिया जा सकता है। मैदे की रोटी वगैरह भी दी जा सकती हैं।
गरिष्ठ भोज्य पदार्थ इनको नहीं देने हैं। ज़्यादा मिर्च मसाले वाले भोज्य पदार्थ हैं वो पेप्टिक अल्सर के रोगी को नहीं दिए जाने चाहिए। भूखा नहीं रहना है, विश्राम करने को दिया जाना चाहिए। इनको हर समय कुछ ना कुछ खाने को दिया जाना चाहिए ताकि उनके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो हो रहा है उसमें नियमितता आए और वो जो आमाशय है वो खाली नहीं रहे। खाली रहने पर HCl की क्रियाशीलता और अधिक बढ़ जाती है जो कि और अधिक घातक हो सकती हैं। उसके अलावा जैसे कि है इनको ऐसे भोज्य पदार्थ देने चाहिए जिसमें विटामिन C हो, विटामिन B युक्त भोज्य पदार्थ हो जो कि इनके घावों वगैरह को भरने में बेहद ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये हो गया हमारा पेप्टिक अल्सर, जिसमें हमने आज पढ़ा कि पेप्टिक अल्सर क्या है। एक पाचन संबंधी अंगों में होने वाला रोग है। अल्सर का मतलब होता है घाव होना यानी कि छिद्र होना, जो कि पाचन अंग जो है आमाशय और छोटी आंत वगैरह है उनमें घाव हो जाते हैं और वहाँ पर जलन वगैरह पीड़ा की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर जो है वो यहीं ख़त्म होता है। बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।